हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूँ इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के डिस्कशन। दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने इजराइल से 4 हेरॉन टीपीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लीज पे लिए हैं। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम ओवरऑल इंडिया इजराइल रिलेशनशिप की बात करेंगे। उसके क्या कंसर्न्स हैं, उस एरिया का कन्फ्लिक्ट क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में। ये आपके GS3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया इजराइल रिलेशनशिप्स जो GS2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर कन्फ्लिक्ट क्या है, जो अरब पैलेस्टीन इजराइल कन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में बहुत ही क्विक मैं आपको एक टाइमलाइन दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के एंड में, जिससे आप इस कन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे इसकी रीजनल ज्योग्राफी क्या है। तो दोनों चीज़ें GS1 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी। दोस्तों, ये जो PPT आप डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है जिंदल8 मोहित। दोस्तों, ये है स्टडी आईक्यू का UPSC प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स, जो कि आपको घर बैठ के कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करवा सकता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी ने 4 हेरॉन TP ड्रोन्स जो हैं वो लीज पे लिए हैं $200 मिलियन के इजराइल से। ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, इजराइल से हमने पहले भी हेरॉन TP ड्रोन्स लिए हैं। ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इंडिया लाइकली है टू यूज़ देम अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर के अलोंग, स्पेशली इन ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पे अब रिसेंट टाइम में ये न्यूज़ आई है कि दोनों जो फोर्सेज हैं वो थोड़ा डिसएंगेज कर रही हैं। ठीक है, ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ये जो हेरॉन TP है, थोड़ा सा एडेड इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs हैं। टू मेक इट इजी टू रिमेंबर, MALE मेल UAVs, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs, और इनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच में। अब ये MALE क्या है, ये आने वाली स्लाइड में जानेंगे जब हम डिटेल में UAV को समझेंगे। तो दोस्तों, मिलिट्री UAVs क्या होते हैं? मिलिट्री UAVs बेसिकली मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑटोनोमसली या रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दोनों भी कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है कि कुछ ऑटोनोमस पार्ट है एल्गोरिदम ड्रिवन और कुछ रिमोट कंट्रोल है। ये जो मिलिट्री UAVs हैं, ये सेंसर कैरी करते हैं, ये वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं, ट्रांसमिटर्स होते हैं टू डिस्ट्रॉय एनिमी टारगेट्स। तो जाहिर सी बात है कि इसका मिलिट्री यूज़ है मिलिट्री UAVs का। ठीक है, इंडिया जो है वो UAVs को सर्वेलेंस के लिए काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हेरॉन TP जो है, जिसको आइटान भी बोलते हैं, ये जो ड्रोन्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा है। ये इजराइल से आए थे, और लेटेस्ट एक्विजिशन जो है, जो अभी न्यूज़ में है, वो आर्मी ने किया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज़ कर रही थी और आर्मी ने अभी परचेज़ किए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेवी जो है वो US के बनाए गए प्रीडेटर B ड्रोन्स को यूज़ करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि इंडिया की जो UAV ड्रोन्स की जो सप्लाई है वो प्राइमरीली इजराइल से आती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम अमेरिका से भी परचेज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी ये जो ड्रोन्स हैं, इनकी आर्मिंग को लेके वो लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो UAV है, इसने आर्म्ड रोल्स भी परफॉर्म किए हैं, स्पेशली इन 2007-08 गाज़ा वॉर। ठीक है, ये गाज़ा वॉर जो है, ये हम टाइमलाइन का पार्ट बनाएंगे, जो इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा। तो हेरॉन TP के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया था कि ये MALE मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशंस के लिए है। मीडियम ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, 30 से 40 हज़ार फीट, और इसका जो लॉन्ग एंड्योरेंस है, ये लगभग 52 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकता है। नॉर्मली जो लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs होते हैं वो 24 से 48 आवर्स ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन इजराइल ने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, तो ये 52 घंटे तक चलते हैं। और इनका जो यूज़ है वो इजराइल ने बहुत प्राइमरीली यूज़ किया था ऑपरेशन कास्ट लीड इन गाज़ा ऑफ 2008-9, जब गाज़ा वॉर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडिया इजराइल रिलेशंस की बात करेंगे। तो इंडिया इजराइल रिलेशंस का जो स्ट्रक्चरिंग है वो इस तरह से है कि 1948 मई 1948 के अंदर इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। 48 से लेके 50 तक इंडिया जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और इंडिया जो है वो इजराइल की UN मेंबरशिप के भी अगेंस्ट था। ये जो स्टांस था इंडिया का, ये प्राइमरीली इस वजह से था क्योंकि इंडिया की हाल ही में
पार्टीशन होके हटी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को मिसरीड कर सकती थी, तो इसलिए इंडिया ने 1948 से 50 तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। 1950 के अंदर इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को, सितंबर 17 1950 को, ठीक है। हालांकि उससे एक साल पहले ही ये यूएन मेंबरशिप के लिए अगेंस्ट वोट करके हटे थे। 1950 के बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद भी इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाए। फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाए इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इंडिया और इजराइल ने वेरियस एरियाज के अंदर कोऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन जो फुल डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो हमारे इस्टेब्लिश हुए 1992 के अंदर, ठीक है। तो ऑल दिस वाइल इंडिया को कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होता था पैलेस्टीनियन कॉज का, जिसकी वजह से फुल डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया ने नहीं बनाए। लेकिन 1992 में फाइनली इंडिया ने कहा कि हम इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करेंगे। उन्होंने बेसिकली इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को पैलेस्टीन इशू से डीलिंक कर दिया। दैट इज़ व्हाट चेंज्ड इन 1992, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रीफ कंटेक्स्ट है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस का। अब देखते हैं कि इंडिया और इजराइल के कॉपरेशन के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का। इनफैक्ट लेट 1990s के अंदर इंडिया ने एक मेजर डील क्रैक करी थी इजराइल के साथ बरक 1 के लिए, जो कि एक एयर डिफेंस मिसाइल थी, और इंडिया ने इसको खासकर इसीलिए खरीदा था ताकि ये पाकिस्तान की जो हार्पून मिसाइल है जो कि उन्होंने अमेरिका से खरीदी थी उसको इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में कर रहा है, आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने इजराइल से लिया है। इसके अलावा जो स्पाइडर मिसाइल सिस्टम है वो भी हमने उनसे लिया है। इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम जो है ये भी हमने इजराइल से लिया है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा बरक मिसाइल्स में तो हमारी कोऑपरेशन है ही, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है विच यू मस्ट मेंशन इन योर आंसर व्हेनेवर द इंडिया इजराइल रिलेशनशिप क्वेश्चन कम्स इज द एग्रीकल्चर पार्ट। एग्रीकल्चर के अंदर अब इजराइल जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, काफ़ी ड्राई एरिया है, तो पानी की भी बहुत कमी है। उस कम पानी को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी महारत जो है वो, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल ने डेवलप करी है। तो इजराइल एक तरह से ग्लोबल लीडर है इन ड्रिप इरिगेशन, इस टेक्नोलॉजी की इंडिया को भी बहुत खास ज़रूरत है, ठीक है। ये आपने ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो इजराइल क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के अंदर ग्लोबल लीडर है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा इंडिया और इजराइल ने 28 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में वो भी खोल रखे हैं इंडिया में। तो इजराइल की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से इजराइल हैज़ मेड श्योर कि उसके पास वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करे। तो इजराइल ने वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने की और डिसैलिनेशन करने की टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रखी है। तो इजराइल ने काफ़ी सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लगाए भी हैं। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं कोऑपरेशन के। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ होल्डिंग बैक द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड इजराइल, या कुछ कंसर्न के फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि एज ओल्ड फैक्टर है, जब से इजराइल की इंडिपेंडेंस हुई है, अरब फैक्टर जो है ये एक वे इन कर जाता है इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप में। इंडिया का गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। इंडिया एज अ कंट्री हैज़ अ लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी। इंडिया की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इस्लामिक नेशंस के साथ, हमारी बहुत हाई एनर्जी डिपेंडेंस है गल्फ़ नेशंस पे, और हमारी बहुत सारी लेबर जो है वो भी उन देशों में काम करती है। तो इंडिया का जो अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वाइल एट द सेम टाइम इजराइल और जो अरब रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये एक वेइंग फैक्टर था। लेकिन रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि 1990s के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक हो जाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिया अप्लाई करता है। बेसिकली इंडिया अपने अरब के साथ क्लोज रिलेशनशिप को हावी नहीं होने देता अपने इजराइल के साथ रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया कंडक्ट करता है विद इजराइल एंड अरब नेशंस, विच हैज़ बीन मेड पॉसिबल ओनली इन द रिसेंट फ्यू डेकेड्स, ठीक है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर वेन कर जाता है वो है ईरान फैक्टर। तो ईरान फैक्टर क्या है? तो बेसिकली ईरान और इजराइल की जो है वो आपस में बिल्कुल नहीं बनती हैं, ठीक है। और ईरान जो है वो इंडिया का भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी हमारे रिलेशनशिप रहे हैं ईरान के साथ। तो इंडिया जो है वो इजरायली एप्रीहेंशंस ओवर ईरान उनको शेयर नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इजराइल जो है वो इंडिया के एप्रीहेंशंस को नहीं समझता व्हेन इट कम्स टू चाइना, ठीक है। तो ये एक ईरान फैक्टर है। तीसरा जो एक फैक्टर है वो है पाकिस्तान फैक्टर। दोस्तों अर्ली 1990s में जब हमने 1992 में रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया इजराइल के साथ, तो इजराइल जो है उसने हमेशा ये स्टांस लिया कि कश्मीर जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। लेकिन 2003 के अंदर जब इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शारन इंडिया विजिट किए, तो उनके बाद जो उनकी जो डिक्लेरेशन थी, दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसके अंदर इजरायली पोजीशन ऑन कश्मीर का कहीं रेफरेंस नहीं था। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो भी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब मेंटेन कर रहा है विद इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके साथ इंडिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आई वुड से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया और इजराइल रिलेशनशिप को होल्ड बैक करते हैं। एक फैक्टर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मेंशन करूँगा, यूएस फैक्टर। तो दोस्तों यूएस पे बहुत हाई डिपेंडेंसी है इजराइल की। तो इजराइल जो है इवन आज की डेट में भी वो आउटग्रो नहीं कर पाया है फ्रॉम द अमेरिकन शैडो। तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप हैं, भले वो डिफेंस हो, स्पेशली सिक्योरिटी एरियाज़ के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक सर्कमस्क्राइब्ड हैं बाय यूएस इजराइल रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। मतलब एक तरह से वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। बट क्योंकि इंडिया के यूएस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंडिया का इजराइल के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है। तो दोस्तों इजराइल के पर्सपेक्टिव से सोचें तो इजराइल में कुछ भी हो, लेकिन वो यूएस का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ सकते। तो उनकी बहुत हाई डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स थे। अब दोस्तों फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट समझेंगे कि क्या है और इस रीजनल ज्योग्राफी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों रीजनल ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं तो आप सब ने इस एरिया का मैप देखा होगा। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारा का सारा जो मुद्दा है वो जॉर्डन रिवर के और मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच का जो हिस्सा है इसको लेके सारा कन्फ्लिक्ट था। तो दोस्तों इस कन्फ्लिक्ट की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो मैं आपको बताऊं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 कब चल रहा था? 1914 से लेके 1918 तक। 1914 से 18 ये जो एरिया था ये ऑटोमन कंट्रोल करते थे। ऑटोमन एम्पायर जो थी टर्की की, ठीक है। तो टर्किश कंट्रोल था इस पूरे एरिया का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये सीरिया है इसको फ्रांस ले जाता है, और ये जो जॉर्डन है और ये जो पूरा जॉर्डन रिवर और इसके मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो एरिया है ये ब्रिटिशर्स ले जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और साथ ही साथ वो अरब और जूइश लीडर्स को इंडिपेंडेंटली कमिट कर देते हैं इन 1916 एंड 17 कि हम आपके लिए अलग अलग स्टेट जो है वो बना देंगे, ठीक है। और अब हम सबको पता है कि इंटर वॉर पीरियड जो था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो एरिया था उसमें एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी। बहुत सारा माइग्रेशन हुआ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू इजराइल। तो बहुत सारे ज्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे आके सेटल हो गए, जिसकी वजह से इस एरिया की जो डेमोग्राफी है वो ऑल्टर हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जो अरब्स यहाँ के जो ट्रेडिशनल रेजिडेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ सही नहीं है कि इजराइल जो है मतलब यहाँ पे ज्यूज़ आके जो सेटल हो जाएं और हमारी डेमोग्राफी को पूरा ऑल्टर कर दें, ठीक है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। 1947 के अंदर ब्रिटिश जो है वो बोल देता है कि हम ज्यूज़ और अरब्स के बीच में संधि नहीं करा सकते, हम सेटलमेंट नहीं करा सकते, ये सिर्फ यूएन करवा सकता है। तो यूएन ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल स्पॉन्सर किया जिसके अंदर ये बोला गया कि ज्यूज़ को हम लगभग 56% लैंड दे देंगे और बाकी जो रिमेनिंग 43% लैंड है, 44% लैंड है, ये अरब्स के पास चला जाएगा। हालांकि उस टाइम पे नॉन जूइश पॉपुलेशन जो थी वो 65% थी।
तो जो नॉन जूइश पॉपुलेशन है यानी कि जो अरब पॉपुलेशन है वो 65% थी, लेकिन उनको लैंड केवल 44% मिलने वाला था एज पर यूएन स्पॉन्सर्ड पार्टीशन। तो जाहिर सी बात है कि अरब्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अरब्स का तो मानना ही था कि यार जो जूज़ हैं वो इलीगली यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं, एक माइग्रेशन मूवमेंट चलाया गया जिसकी वजह से डेमोग्राफी ऑल्टर हो गई, हम ही ट्रेडिशनल होल्डर्स हैं इस जगह के। तो अरब कंट्रीज़ ने यूएन के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, मई 1948 के अंदर इजराइल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते सार जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और इराक, ये सब इजराइल पे अटैक कर देती हैं। इस अटैक का रिजल्ट ये होता है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है, वेस्ट बैंक का जो एरिया है ये जॉर्डन ले जाता है और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये इजिप्ट के पास आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है मई 1948 के अंदर। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 1964 के अंदर पीएलओ बनता है। पीएलओ क्या है? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पैलेस्टीनियन जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एक संगठन में ताकि वो ये लड़ाई लड़ सकें। 67 के अंदर क्या होता है? 6 डे वॉर हो जाता है जिसके अंदर इजराइल जो है वो इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला ले लेता है और जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लेता है और सीरिया से गोलान हाइट्स ले लेता है। गोलान हाइट्स दोस्तों ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको सी ऑफ गैलीली के पास दिख जाएगा। ये गोलान हाइट्स जो है वो सीरिया से ले लेता है। इनफैक्ट आज की डेट में भी जो लेफ्ट वाला 2/3 एरिया है वो इजराइल कंट्रोल है और राइट वाला 1/3 एरिया जो गोलान हाइट्स का है वो सीरिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो 6 डे वॉर के जो रिजल्ट हैं वो बहुत डेवस्टेटिंग होते हैं अरब कंट्रीज़ के लिए। इसके बाद बदला लेने के लिए 1973 के अंदर यौम किपुर वॉर होता है जिसको रमादान वॉर भी बोलते हैं। इसके अंदर इजिप्ट और सीरिया जो है वो इजराइल पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी इजराइल की जीत हो जाती है जस्ट लाइक द 6 डे वॉर। इसके बाद क्या होता है कि 1978 के अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड होते हैं जो कि यूएस ब्रोकर करता है। इन कैंप डेविड अकॉर्ड्स में क्या होता है कि इजराइल और इजिप्ट की संधि हो जाती है। जो सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने लिया था 6 डे वॉर में वो इजराइल इजिप्ट को वापस दे देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है थ्रू 1970s, 80s और 90s में जाके क्या होता है कि यूएस फिर से पीस ब्रोकर कराने की कोशिश करता है थ्रू 93 एंड 95 ऑस्लो अकॉर्ड्स। तो 1993 और 1995 में ऑस्लो अकॉर्ड्स होते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी एक बनती है। साथ ही साथ क्या होता है कि पैलेस्टीन के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज निकल के आ जाती हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थी फतेह जिसके लीडर थे यासर अराफात, और दूसरा एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है हमास। तो 2007 के अंदर क्या होता है कि पैलेस्टीन की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये कंट्रोल कर लेता है हमास। ठीक है, और 2007 के अंदर हमास की बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, टेरर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं इजराइल के अंदर। वो काफ़ी बॉम्बिंग करते हैं। सिमिलरली फिर इजराइल भी रिबाउंड करता है। 2007 के अंदर एक फुल स्केल वॉर जो है वो होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 2007-8 तक की ब्रीफ हिस्ट्री है एंड उसके बाद भी ये जो मुद्दा है ये चलता जा रहा है। इजराइल ने बीच में अनाउंस भी किया था कि वो यूनिलैटरली पैलेस्टीन एज अ कंट्री डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एक इवॉल्विंग इशू है। इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उस पर आप ज़रूर टैब रखें क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पैलेस्टीनियन का जो लॉस ऑफ लैंड हुआ वो कैसे हुआ। तो दोस्तों ये था 1946 का सिचुएशन। 1947 में जो यूएन प्लान था उसका प्लान के हिसाब से ये जो आपको डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा है ये पैलेस्टीनियन लैंड था और वाइट वाला जो है वो इजराइल लैंड था। लेकिन ये प्लान रिजेक्ट करने के बाद धीरे धीरे इजराइल ने सेटलमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी बढ़ा दी इन वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। इतना बढ़ा दिया कि आज की डेट में पैलेस्टीनियन एरियाज़ जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पेंडिंग मुद्दा है इस रीजन का जो कि इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस मुद्दे को और डिटेल में आप अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। जल्दी मिलेंगे और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।